हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब दो सेल आपने ली, एक लिया आपने टोमेटो और एक लिया आपने पोमेटो, ये दो अलग अलग प्लांट है, और इन दोनों प्लांट से आपने क्या करी, एक एक सेल ले ली उनकी, और उन सेल के, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट सेल के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो उस सेल वॉल को हटाया, डाइजेस्ट किया बाय द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम की मदद से उस सेल वॉल को क्या कर दिया, सेल से हटा दिया। मतलब ये इंसान देख रहे हो, इंसान की खाल खोल दी उसने, चमड़ी हटा दी। प्लांट सेल के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होता है ना, उसको हटा दिया। अब उसके अंदर क्या बचा, अब उसके अंदर बचा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बचा, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल्यूलर फ्लूइड, उसके अंदर पूरे सेल के मटेरियल पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के मटेरियल कौन कौन से, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल वॉल हटा दिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को आपस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, फ्यूज करवा रहे हैं। उस चीज को बोला जाता है प्रोटो, क्या बोला जाता है उस चीज को, सोमेटो, सॉरी, क्या बोला जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज मैंने आपको कल बताया और आज पूछा था, आप भूल गए वापस से। तो आप लोग है ना, पहले चीजों को रिवाइज करना शुरू करो, नोट्स बनाओ इनके। ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग अगर ऐसा सोच के बैठे हो कि सर ने पढ़ दिया और सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा भैया। फिर तो बाद में ब्लेम करोगे, सर आपने क्लास ली थी हमारी तो भी हमारे नंबर नहीं आए। मतलब कोई तो होगा जो ब्लेम करेगा, तुम्हारे घर वाले ही कर देंगे। मान लो कि तुम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, इसको लेकर अलग अलग से पैसे दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आपको मैंने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था। उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि दुनिया में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें, तो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस मेथड के थ्रू अगर हम कोई प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो प्लांट्स कभी भी हमारे किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। मैंने आपको इसके बारे में कल 5 पॉइंट यहाँ पे क्या करवाया था, एक्सप्लेन किया था, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। एक और, एक तो क्या बोला था कि आप कोई भी प्लांट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर उसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई उसको कर देंगे, है ना। मान लो हमारी सोयाबीन है, हमारी सोयाबीन थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर जाता है तो गल जाती है, तो हम लोग ऐसी सोयाबीन बना सकते हैं, पानी जाए कितना गिरे उसको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग बाय द हेल्प ऑफ जीएमओ, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऐसे प्लांट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हमें उनको करवाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद में बताया कि पोस्ट जब हम लोग किसी भी क्रॉप को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें से बहुत सारा क्या निकलता है, भूसा निकलता है, तो लोग उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने कल बताई थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि हम लोग उसमें किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी क्रॉप में या किसी भी वेजिटेबल्स में या किसी भी फ्रूट के अंदर क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने का एक प्रोसीजर में आपको, हमने एक एग्जांपल आता, एग्जांपल कौन सा पढ़ा था, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में हम लोगों ने क्या किया था, विटामिन ए को ऐड कर दिया था। तो विटामिन ए को ऐड करने से उसकी क्या हो जाती है, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वो हमारे काय में यूज होता है। विटामिन ए से होने वाली डिफिशियंसी को नहीं होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, और उसी नाइट ब्लाइंडनेस को बोला जाता है ज़ीरोफ्थेल्मिया। ये सारी चीजें मैं आपको कल बताने के बाद में बंद किया था मैंने पढ़ाना। समझ में आएगी आप लोगों को। और हर दिन मैं क्लास शुरू करने से पहले 10 से 15 मिनट आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों ने कल से, अगर आप पहला अपना 10 से 15 मिनट का सेशन जो होगा ना, वो क्वेश्चनिंग का होगा। जो आप लोगों ने आज पढ़ा वो आपसे मैं कल पूछूं, अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे तो मैं क्लास कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब आज हमारा टॉपिक है बीटी कॉटन, ठीक है। हम लोगों ने कल क्या बोला था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब मॉडिफाई कैसे करेंगे उसके कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी लेके बैठे रहना, मतलब बैठते तुम लोग जब भी बैठो, दो चीजें अपने साथ में लेकर बैठा करो, एक तो एनसीईआरटी और एक नोटबुक। नोटबुक मतलब जिसमें अपने को कुछ भी चीजें लिखना रहे। मेरे नोट्स भी मैंने आपको सेंड कर रखे हैं, वो तो। क्या आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या ध्रुव गवली? मेरे को आ रही है।
नॉट क्लियर। बेटा किसी को आवाज, मतलब सबको आवाज कैसी आ रही, क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, सर अटक नहीं रही है आ रही है, क्लियर नहीं आ रही? यार नेटवर्क तो पूरे अच्छे से आ रहे, मेरे मेरे हाँ नेटवर्क पूरे अच्छे से आ रहे। अटक रही है सर। एक मिनट रुको, फिर करते हैं शुरू। हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। अगर अपन इसके अंदर सेटिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे वॉइस के रिगार्डिंग कोई भी चीज दे रखी है क्या? साउंड कैन एकम्पनी रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसको ऑन करूं मैं? अभी कुछ चेंजेस आया मेरी आवाज में? मैंने गूगल में इस मेड का एक फंक्शन ऑन किया है, वो साउंड कैन कुछ आ रहा है ना, वो लिखा हुआ, उसको ऑन किया मैंने। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? एक काम और कर देता हूं मैं, कैप्शन ऑन कर देता हूँ, जिससे उससे क्या होगा कि अगर मेरी बात कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो तुम लोग कैप्शन पढ़ के उस बात को समझ पाओगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी शुरू करें? ओके बेटा। तो भैया आज हम लोगों ने पढ़ना है, कैप्शन भी ठीक से नहीं आते। तो ये जो अंकित ने सेंड किया, ये वाला ऐप सर का उसमें ये सब्सक्रिप्शन जो ले लूं क्या मैं? आप 100 रुपए में। तो अभी भी आवाज क्लियर नहीं हो रही सर है? हेलो। अभी भी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? हाँ सर उस पे हाँ आज हाँ मत जाना सर, आज उस पे मैं नहीं आ सकता। हाँ उस ऐप पे आज हाँ मैं हाँ, नहीं आ अभी नहीं, सकता अभी हूँ। तो नहीं। हाँ हाँ, अभी नहीं, अभी तो नहीं जा रहा हूँ। मैं तो आपको गूगल मीट में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत इसमें सबसे ज्यादा आवाज की आती है। रोज तुम लोग आवाज से परेशान होते हो, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अपन कोई दूसरा ऐप ढूंढ ले जिससे अपनी क्लास प्रॉपर हो पाए। अभी अभी आ रही है आवाज प्रॉपरली? पढ़ाऊं कि रुकूं और थोड़ी देर? आ रही है ना अभी सभी को? हेलो, ओके, चलो। तो आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बेटी कॉटन की। बेटी कॉटन की बात करने से पहले मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें, प्लांट और एनिमल, दोनों चीजें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट्स जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरी बात सुनो कि मैं आपको 2 मिनट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 मिनट के लिए क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोगों ने हमारे खेत में जो सोयाबीन ग्रो कर रखी है, वो सोयाबीन के साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि जो इल्ली है, इल्ली उसको में उसमें इल्ली लग जाती है बार बार। तो इल्ली लगने से हमारी सोयाबीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्या ऐसा समाधान है बिना किसी इंसेक्टिसाइड, या मतलब हम लोग जिसको अपन कीटनाशक बोलते हैं ना, बिना किसी कीटनाशक को डाले उस इल्ली को खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है? तो उसकी उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए हमारी एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छे से एग्जांपल लिया है बीटी कॉटन का। दरअसल कॉटन का मतलब आप लोग जानते हो, कॉटन का मतलब क्या होता है? ये जो ये होते हैं कपास, तो एक प्लांट है कपास, उसमें क्या होता है कि जब कपास की खेती की जाती है तो उसमें कुछ इंसेक्ट आके लग जाते हैं, और वह इंसेक्ट क्या कर देते हैं, उस कपास की खेती को खत्म कर देते हैं। मान लो उसके लीव्स को खा गए, मान लो उसको स्टेम को खा गए, या XYZ, मतलब जैसा कपास होना चाहिए उस प्रकार से हम लोगों को कपास मिल नहीं पा रहा है, कॉटन मिल नहीं पा रहा है।
ठीक है। में एक डायग्राम और बना है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद में तुम लोगों को मैं उसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ाना चालू करूंगा। मतलब दिक्कत क्या आ रही पहले आप लोग ये समझो। तो दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि जो कॉटन बॉल है, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉटन बॉल, ठीक है। तो वो कॉटन बॉल जो है, इधर देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये डायग्राम जो है हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, तुम लोग बोलोगे सर इसमें भी दिक्कत आ रही है। ये अभी दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। तो मेरी बात सुनो कि ये जो कॉटन का फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें कोई भी इंसेक्ट आके लग गया तो इसका प्रॉपर क्या नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और अगर कोई इंसेक्ट आके नहीं लगा तो ये अच्छे से क्या करता है, अपने आप को फल फूल, मतलब इसमें से अच्छे से कॉटन बनता है। ये अच्छे से कॉटन बन रहा है, ये अच्छे से कॉटन बन रहा है। और अगर इसमें कोई कॉटन बॉल आके लग गया, तो वो कॉटन आके लग गया तो उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। कौन कौन खराब कर देता है, इंसेक्ट खराब कर देता है। तो एक ऐसा उपाय बनाया गया, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन इसका प्रिपेयर किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। तो उस बीटी कॉटन को समझो आप। पहले मैं आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइनें समझाता हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ पा रही है, तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इन एडिशन, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इन एडिशन। क्या चीज का एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं इस तरीके से लाइट वाइट ऑन करूंगा तो वो उधर से दिखाई देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखने दो। देखो, इन एडिशन टू दिस यूजेस, जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starch, fuel and pharmaceutical। ये तो वो ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ में लाइन लिखी हुई है। तो उसने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है। Some of the application of the biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant। बेटा, हम लोग जो प्लांट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मीनिंग समझो सबसे पहले आप लोग। हम लोग एक ऐसा प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको कोई भी इंसेक्ट या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या नहीं कर पाएगा, अफेक्टेड नहीं कर पाएगा। मतलब आप सोच के देखो 2 मिनट के लिए कि आपके खेतों में उगने वाली जो सोयाबीन है ना, उसको जो इल्ली खा रही है, अगर वो इल्ली जैसे उस सोयाबीन को खाए और वो इल्ली ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, मर जाए। क्या हो जाए, मर जाए। तो कैसा रहेगा। हमें कोई दवा छिड़कने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ेगी और अलग से कोई पैसा यहाँ पे लगाना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो अब इसने क्या एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझाता हूँ पूरी चीज। इसने ऐसा बोला है कि जो बीटी कॉटन होता है उसको हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बोलते हैं। तो इसको एक इंसेक्ट खाता है। किसको खाता है, इस कॉटन प्लांट को खाता है। और इसके साथ साथ में कभी कभी क्या करता है, वो एक बैक्टीरिया को भी खा जाता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है यहाँ पे, बेसिलस thuringiensis। ठीक है। तो इंसेक्ट है, प्लांट को खा रहा है, और कभी कभी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उस प्लांट के ऊपर, वो उसको भी खाया जा रहा है। कौन से बैक्टीरिया को खाया जा रहा है, जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। पर ये बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट। कैसे प्रोटेक्ट करता है, समझना बेटा। यहाँ पे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पा रहा है कि जब क्या, हाँ सुनना, कि जब अच्छे से कुछ, हाँ, जब वो इंसेक्ट जो है वो उस प्लांट को खाने जाता है, तो उसके साथ साथ में कभी वो बैक्टीरिया को भी क्या कर लेता है, खा जाता है। तो जैसे वो बैक्टीरिया को खाता है, उस बैक्टीरिया के पास में एक डिफेंस सिस्टम होता है। क्या होता है, डिफेंस सिस्टम। तो जैसे ही वो इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाता है, वो इंसेक्ट जो होता है एक केमिकल रिलीज करता है। क्या करता है बेटा, एक केमिकल रिलीज करता है। और उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से, सुनना अच्छे से, उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से, जब मान, अब फिर से बता रहा हूं समझना। एक इंसेक्ट है, मान लो आपका इंसेक्ट क्या है, कोई भी XYZ कीड़ा है, वो बैक्टीरिया खा रहा है और उस प्लांट को भी खा रहा है।
तो जैसे उस बैक्टीरिया ने उस इंसेक्ट ने उस बैक्टीरिया को खाया, बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर गया और बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या करता है, एक केमिकल सिक्रेट करता है। क्या करता है? केमिकल सिक्रेट करता है। एक सेकंड यार, चलो भाई, मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि ये जो, हाँ, जब वो इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाता है तो बैक्टीरिया जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, केमिकल सिक्रेट करता है। और वो केमिकल सिक्रेट होने के बाद में उस इंसेक्ट की बॉडी में क्या कर देता है, क्योंकि वो पॉइजनस हो गया, मतलब उस इंसेक्ट के लिए वो क्या हो गया, पॉइजनस हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, समझना बेटा, पूरा प्रोसीजर समझना, आराम से समझोगे, एक एक चीज समझ में आएगी। मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक इंसेक्ट है जो कॉटन को खा रहा है और उस कॉटन प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी क्या करता है, वो इंसेक्ट गलती से उस बैक्टीरिया को भी खा जाता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या, मतलब बैक्टीरिया के पास में एक स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है कि जब वो इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाता है तो वो इंसेक्ट जैसे उसके माउथ में जाता है ना, माउथ में जाता है तो वो एक केमिकल सिक्रेट करता है। और वो केमिकल जो उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, फिर से समझना, मतलब उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक केमिकल है, जब तक वो बैक्टीरिया के अंदर होता है तब तक वो Clients इनएक्टिव often फॉर्म में ask होता है। us क्या to होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। और जब इंसेक्ट उसको खाता है तो जब उसको खाता है तो उसका एल्कलाइन, मतलब उसकी बॉडी का, इंसेक्ट की बॉडी का जो पीएच है, मतलब उसका जो सलाइवा है, उस इंसेक्ट का जो सलाइवा है उसका पीएच क्या, एल्कलाइन है, मतलब बेसिक इन नेचर है। तो उस सिचुएशन में उस बैक्टीरिया के अंदर जो केमिकल था वो एक्टिवेट हो जाता है। बैक्टीरिया के अंदर वो कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। पर जैसे ही वो इंसेक्ट के सलाइवा में आया, उसका पीएच कुछ और था और वो केमिकल क्या हो गया, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद में वो क्या करता है, वो जो इंसेक्ट होता है उसका जो जबड़ा होता है, मुंह होता है, उसमें छोटे छोटे पोर बना देता है। क्या कर देता है? पोर बना देता है। मतलब उसका मुंह, आप अगर अपन लोकल लैंग्वेज में बोले तो उसका मुंह फाड़ देता है। तो इंसेक्ट क्या हो जाता है? मर जाता है। आगे बात समझने, आज था सबकी नई आकिन बातें करनी, तो अतरी देर पे फोन लगा रही। हाँ, तो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा था आपको, जो इंसेक्ट है वो उस किस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, मैं आपको एक और चीज क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ ऋतिक सुन। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने जो जो भी बोला वो सब समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ। आ गया। अब सर देखो, बैक्टीरिया हम लोगों ने, बैक्टीरिया होता है केमिकल। हाँ, बैक्टीरिया केमिकल छोड़ता है। मेरी बात सुन, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मान ले सांप है, सांप क्या कर रहा है, मेंढक को खा रहा है, तो सांप मेंढक को खा सकता है। अब मैंने क्या किया, सांप से परेशान होके तंग आकर एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढी या उसकी बॉडी के अंदर उसने एक केमिकल चेंज किया कि जैसे ये सांप मुझे खाएगा ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एसिड रिलीज करूंगा। तो वो एसिड रिलीज जैसे ही करूंगा ना, ये जो सांप है ना, इसके ऊपर वो क्या करेगा, एडवर्स रिएक्शन करेगा। तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, सांप मर जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ऐसा एक ऐसा प्लांट, जिस प्लांट को आप लोग टच करते हो, मान लो उसके बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर है, तो वो प्लांट इंसानों से परेशान हो गया है कि रोज इंसान आते हैं और मेरे फ्लावर क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। तो उस फ्लावर ने क्या किया, अब एक ऐसा एडाप्टेशन किया, एक ऐसा चेंज किया उसकी बॉडी के अंदर कि जैसे इंसान उसको हाथ लगाने जाता है उसमें से थॉर्न्स निकलते, कांटे निकलते हैं और उस इंसान की उंगली में चुभ जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है कि जब भी वो इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाता है वो क्या करता है कि केमिकल सिक्रेट करता है। और वो केमिकल उस इंसेक्ट के माउथ में जो सलाइवा होता है
उसके पीएच के कांटेक्ट में आता है और जो केमिकल उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इनएक्टिव था वो क्या हो जाता है, आने के बाद में एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में क्या करता है, उस इंसेक्ट का जो माउथ है उसमें छोटे छोटे पोर बना देता है, तो उससे इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। इतनी बात क्लियर? क्लियर है? अब सुनो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों ने इस प्रोसेस को समझ लिया कि भैया ऐसा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को पकड़ेंगे और उस बैक्टीरिया से क्या केमिकल आइसोलेट करेंगे, मतलब वो केमिकल सिक्रेट करने वाला जीन को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इस जीन को निकाल के उस केमिकल को बना के हम लोग एक पाउडर्ड फॉर्म में या है ना सेचेट्स के फॉर्म में क्या कर देंगे, उस प्लांट के ऊपर मतलब उस पूरे कॉटन प्लांट खेती जो हो रही है उसके ऊपर उसको क्या कर देंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे, है ना, सेचेट्स के फॉर्म में, मतलब ऐसे छोटे छोटे जैसे आप दवा छिड़कते हो ना, वैसे अपन क्या कर देंगे, उसको पानी के अंदर मिला के और छिड़क देंगे। तो अब अपन ने क्या करते हैं, छिड़क के अपन बैठ गए। अब जब जहाँ भी कॉटन की खेती होती है, वो बाल वर्म जो होता है, कॉटन वर्म जो उसको खाता है, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे मान लो जहाँ पे भी सोयाबीन की खेती हो रही है वहां के लिए तो आएगी आएगी। तो जैसे वो इंसेक्ट उसको खाने आता है, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, उस प्लांट के साथ में या तो अपन एसिड को छिड़क दे, या फिर हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, उस जीन को उस कॉटन प्लांट के साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे वो बोल वर्म उसकी पत्तियां खाने आएगा, वो जैसे उसको खाएगा और वो केमिकल उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, किसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इंसेक्ट में जाएगा। और जैसे इंसेक्ट में गया वो एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हमने उस बैक्टीरिया को पकड़ा, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को, और उस बैक्टीरिया को पकड़ने के बाद में उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया और कॉटन प्लांट की बॉडी में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, या क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में डाल दिया। तो अब वो क्या हो चुका है, उस पूरे कॉटन प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब प्लांट में प्रेजेंट है। तो उसकी लिप जब वो इंसेक्ट खाने आएगा तो उसके अंदर ऑलरेडी वो केमिकल प्रेजेंट है जिससे इंसेक्ट मरता है। तो इंसेक्ट क्या करेगा, अपनी आदत के अनुसार पत्तियां खाएगा और पत्तियों के अंदर क्या रहेगा, केमिकल रहेगा, और वो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो, ये जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी में जाकर देखो कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि देखो, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम आर कॉल्ड बेसिलस thuringiensis, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन अ प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, है ना, प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अगर अब लोगों ने उस बैक्टीरिया के जीन को निकाल के उस प्लांट के अंदर डाल दिया, तो हमें दुनिया में किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइडल उसके ऊपर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल, मतलब हम लोग ऐसा कर चुके हैं। ऐसा कैसे कर चुके हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि हम लोगों ने बीटी से क्या क्या बनाया, बीटी कॉटन बनाया है, बीटी कॉर्न बनाया है। कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का, ठीक है। राइस बनाया है, टोमेटो बनाया है, पोटैटो बनाया है और सोयाबीन बनाया है। अब हमारे साथ में समस्या क्या है, हम जिस इलाके में रहते हैं, आप लोग ऐसा मान के चलो कि आप हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके में रह रहे हो, और हिंदुस्तान वैसे पिछड़ा है भाई साहब। इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद में भी हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं। आगे ना बात समझ में? आज से पहले तुम लोग इस बीटी के बारे में या अपन जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को भी जानकारी नहीं होगी, जबकि तुम में से मोस्ट ऑफ क्या किसान है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसी कैसी फसल अपने खेत में लगाए जिसको मतलब ग्रो करवाने के लिए ना तो इंसेक्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, ना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, तो अपना प्रोडक्शन कितना बढ़िया होगा। और फिर आप सरकार के ऊपर बार बार ब्लेम नहीं करोगे, है ना। क्या करते हो आप लोग, अपने एमपी में सीधा सा काम है, हर साल फसल खराब हो के नहीं हो, पटवारी को दिए पैसे और क्या बनवा लेते हैं, वो कुछ बनवाते हैं। 1 बीघा हमारी 2 बीघा फसल खराब होगी, हमारी 5 बीघा फसल खराब होगी, तो सरकार उधर से मुआवजा देती है। हर साल यही काम चलता है अपने देश में।
कोई भी ऐसा साल नहीं आएगा जब बिना मुआवजे के तुम लोग जिंदा रह पाओगे। तो ये सरकार की गलती है। सरकार को मुआवजा देने की बजाय आपको ऐसे प्लांट्स प्रोवाइड करने चाहिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। हाँ बेटा, राज बोल। हेलो सर। हाँ बोल। हाँ बोल। सर वो जो इंसेक्ट रहेगा उसका वो निकालेंगे अपन, तो वो डालेंगे कैसे पौधों में, एक बार बता दो। बहुत बढ़िया। अभी मैंने वो बताया तो नहीं है, लेकिन मैं बता ही दूंगा, वो तो कोई टेंशन नहीं है। पौधों के अंदर किसी भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने, मैं 2 दिन से उसको बता रहा हूं। एक पहले हम लोगों ने एक बैक्टीरिया लिया था, वो वाला बैक्टीरिया जिसको अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। जो हम लोगों ने पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम, याद आया? वो बैक्टीरिया भी क्या करता है, प्लांट में जाके कैंसर करवा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उस वाले उसका वो जो कैंसर कॉजिंग जीन है उसको तो हटा दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी जीन अपने को ऐड करना है उसके अंदर डाल के उस बैक्टीरिया को छोड़ देंगे। मतलब आप लोग यहाँ पे एक वेक्टर का कंसेप्ट देखो। वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा उसके द्वारा जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में किसके द्वारा घुसता है, किसके द्वारा घुसता है, एनाफिलस मस्किटो के द्वारा घुसता है। तो कुल मिला के आप लोग जब प्लांट की बात करेंगे तो बेसिक ये जो हमारा वो है ना, क्या नाम है उसका, थोरनजेनेसिस, है ना। उस थोरनजेनेसिस की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम थोरनजेनेसिस या टुमिनिफेरस, उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेरस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप उसको उसके बॉडी के अंदर डाल सकते हो। यार एक सेकंड सुनो और बात को समझना। हमने उस प्लांट के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो जो बैक्टीरिया है, उसके अलावा 2 मेथड और पढ़ी थी। हम लोगों ने उस बैक्टीरिया का नाम तो पढ़ा, वो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेरस था वो तो एक पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने जीन गन पढ़ा था। तो राज भैया सुन लेना, हम लोग इनमें से किसी भी एक मेथड के थ्रू क्या करेंगे, एक प्लांट के उस प्लांट को हम लोग क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। अब समझ में आया? ठीक है, हाँ। और उस उसको मॉडिफाई करने के बाद में हम लोग उसको उस प्लांट के बीज बनाएंगे और उस बीज को हम लोग किसानों को दे देंगे। तो वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। अब उनके अंदर चला गया तो वो क्या कर पाएगा, वापस से जब जहां पे भी वो ग्रो करेगा वो अपने आप को, उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट रहेगा और इंसेक्ट उसको खाएगा और मर जाएगा। तो आपको इंसेक्टिसाइडल प्लांट इंसेक्टिसाइड्स डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतने हजारों रुपए के इंसेक्टिसाइड डाल देते हो आप लोग। हाँ, ये संदीप बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है ना। प्लाज्मिड अपना टीआई प्लाज्मिड है, वो अपन लगा देते हैं। ठीक है। और देखो एनसीईआरटी ने अब इसको क्या लिखा है, और एनसीईआरटी ने यहाँ पे और बहुत सारी चीजें क्लियर रख रखी है। सम स्ट्रेन ऑफ Bacillus thuringiensis produce protein that kills in certain insects such as, अब देखो ये आप लोगों को मैं डायग्राम भी बता देता हूँ यहाँ पे। इन सब के डायग्राम देख लो आप लोग कि कौन कौन से आप लोगों ने क्या इन कीड़ों को देखा है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये कितने बड़े दुश्मन है ना। जैसे सबसे पहला इसने किसका नाम दिया है, ये जो इसने लिखा है ना, सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरेंस। तो लेपिडोप्टेरेंस में सबसे पहला किसका नाम दे रखा है इसने, ये जो बर्ड वर्म दे रखा है। अब आज तक आपने बर्ड वर्म देखा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बर्ड वर्म कौन सा होता है। ये देखो, ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जिसको आप लोग इल्लड़ बोलते हो, ये बर्ड वर्म है। और ये क्या करता है, ये प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? अभी बारिश में आप खेत में एक बार जाओगे तो आपको क्लियर आसानी से दिख जाएगा। तो ये पत्ते खा जाता है पूरी फसल की। फसल को इनिशियल स्टेज में क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। बर्डवॉर्म हुआ, उसके बाद में ये आर्मी वॉर्म है ना। ये आर्मी वॉर्म भी क्या कर देता है, उस प्लांट की धज्जियां उड़ा देता है। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, जो मैं आपको बता रहा हूँ? देखिए ना खेत में।
तो ये सारे इंसेक्ट है जो प्लांट को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान कैसे कर रहे हैं, उनकी लीव्स को खा करके तो कर रहे हैं। तो बर्ड वर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया, बीटल्स हो गए, फ्लाइज हो गए, मॉस्किटो हो गए, ये सब मिलके प्लांट को क्या करने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं ये बेसिलो ये वाला बैक्टीरिया भी बता देता हूँ। कौन सा बैक्टीरिया, कौन बार बार आ रहा है जा रहा है, हाँ, कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे। आपने देखो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। कौन से बैक्टीरिया की, बेसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया है आपका। इस बैक्टीरिया के अंदर वो केमिकल सीक्रेट होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है। उस इसमें से इस बैक्टीरिया में से हम उसके जीन को निकाल के और उस प्लांट के अंदर क्या कर देंगे, उसके उस प्लांट के अंदर लगा देंगे। तो जैसे ही ये जो थे तो ना तुम्हारे ये बर्ड वर्म, कुछ जो भी जानवर एक्स वाई जेड जो भी इंसेक्ट है, जब उस लीव्स को खाएंगे, ये देखो ये लीव्स को ही खाते हैं, तो लीव्स के अंदर क्या है, वो प्रोटीन प्रेजेंट है। और वो प्रोटीन इनकी बॉडी जैसे इनके माउथ में जाएगा एक्टिव हो जाएगा। जो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया के अंदर भी इनएक्टिव होता है और प्लांट के अंदर भी इनएक्टिव होता है। उसको एक्टिव करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट है। और वो पीएच उसको कहां पे मिलेगा, इन इंसेक्ट के सलाइवा में मिलेगा। अब आगे देखो आप लोग एनसीईआरटी में, दिस क्रिस्टल कंटेन्स टॉक्सिक, है ना, इस टॉक्सिक का नाम है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट अ बेसिलस। अब वो क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी मैंने आपको बताया से, ये इतना खतरनाक टॉक्सिन है उस बैक्टीरिया के अंदर जो इंसेक्ट को मार रहा है, तो ये उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बार बार दे रहा हूं कि उस बैक्टीरिया के अंदर जब रहेगा तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, इनएक्टिव। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटीन्स, है ना। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोनिक्स के नाम से बोलते हैं अपन इसको। तो ये जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है तब ये इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटोनिक्स के फॉर्म में। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, जब कोई भी इंसेक्ट इस इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या करेगा, खाएगा, इंजेक्ट करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच आर सोल्यूबल द क्रिस्टल। समझ में आ गया। इंसेक्ट उसको खाया, उसके गट में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। मिडगट मतलब जैसे अपना इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे वाले पोर्शन में जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उसमें एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनके साथ में लगेगा और क्रिएट पोर्स। पोर मतलब क्या कर देगा, छेद बना देगा। देट कॉजेज सेल स्वेलिंग, जिससे सेल क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, और लाइसिस, और उसके बाद में उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये एग्जाम्पल अब सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो अब आप मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का कि आप सबको एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे साथ में समस्या क्या आ रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो बेसिलस thuringiensis बनाया, इससे जो जीन ऑप्टेंड किया, उस जीन का नाम है हमारा क्राई। क्राई का मतलब होता है क्रिस्टलाइन। क्या नाम होता है, क्रिस्टलाइन। पर देखो बेटा, प्लांट में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, और हम लोगों ने जो जीन निकाला है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब एक प्रकार का जीन एक ही प्रकार के इंसेक्ट को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, तो हमें अलग अलग इंसेक्ट को मतलब किल करने के लिए अलग अलग तरह के जीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, जब आप लोग पेज टर्न करो, आप लोग पेज नंबर 180 के पास आओ, और यहाँ पे उसने लिखा है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis एंड incorporated into several crops plants such as cotton, है ना। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। पेस्ट यहाँ पे कौन है, इंसेक्ट है। मतलब हमें इस जीन को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई जीन नहीं है जो सारे क्या कर सकता है, मतलब ये ऐसा कोई जीन प्रेजेंट नहीं है जो सारे इंसेक्ट को मार दे। हर इंसेक्ट के लिए क्या होता है, अलग अलग जीन होता है। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है
मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। द टॉक्सिन इज कोड फॉर जीन्स क्राई एसी, इनके नाम दे रखे हैं। क्राई, क्राई का मतलब होता है क्रिस्टलाइन, तो क्राई एसी होता है। उसके बाद में क्राई सेकंड, क्राई क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, एंड क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल द कॉर्न बोरर। ये देखो दो एग्जांपल दिए क्राई। तो जो क्राई फर्स्ट एसी है ना, ठीक है, ये क्राई फर्स्ट एसी किसको कंट्रोल कर रहा है? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये दोनों मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करते हैं। फिर से सुनना और इसको अंडरलाइन कर लेना। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी दोनों मिलके कॉटन बॉल वॉर्म। अब कॉटन बॉल वॉर्म कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। कॉटन बॉल वॉर्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दोनों मिलके एसी और एबी, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये किसको आप कर रहे हैं? ये रहा आपका कॉटन बॉल वॉर्म। दिखाई दे रहा है सामने? इस कॉटन बॉल वॉर्म को मारने के लिए हम लोग कौन से जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। और आपको अगर कॉर्न बोरर का मारना है, ये देखो एक और एग्जांपल देखो, कॉर्न बोरर, है ना, ये कॉर्न बोरर होता है। इसको अगर मारना है तो इसके लिए आपको कौन से जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? इसके लिए आपको क्राई फर्स्ट एबी जिन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉर्न मतलब जानते हो ना, ये भुट्टे के लिए होता है, ये भुट्टे को खराब करता है। ये डायग्राम देख रहे हो? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तो ये सब काइट की वजह से पॉसिबल है, ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, पॉसिबल है। तो अब आपने ये चीज समझ ली ना, तो भविष्य में अगर तुम लोग खेती करो तो आप लोग अपने आगर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करने के बाद में उनसे बोलो कि सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो इनको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें हमारे खेत में यही लगाना है। हम लोग बिना जानकारी के बर्बाद हो रहे हैं। हजारों लाखों रुपए का खाद आप लोग खेत में डाल देते हो, वीडिसाइड डाल देते हो, पेस्टिसाइड डाल देते हो। इन सबको डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर आप लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स अगर अपने खेत में ग्रो करोगे तो। और उनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज है, वो ज्यादा पानी से भी खराब नहीं होंगे और कम पानी से भी खराब नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी करें कि कल करें? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, ये भी थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अभी समाप्त तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने में। चलो ठीक है, अभी कर देते हैं। अंकित तू 10 मिनट और बैठ जा दबा के, ठीक है, उसके बाद चले जाना। तो यहाँ पे देखो उसने क्या दे रखा है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में बता रखा है। तो भैया हमारे देश में खाए जाने वाला हमारा मनपसंद प्रोडक्ट, वो तो भग गया, हाँ भगने तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश में खाया जाने वाला हम सबका मनपसंद प्रोडक्ट कौन है? तंबाकू। हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन तंबाकू खाती है मुझे नहीं पता, और पिछले 400 सालों से तंबाकू कंटिन्यूअसली खा रही है। तो इस तंबाकू प्लांट को भी क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तंबाकू प्लांट को प्रिपेयर किया तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी खतरनाक चीजें भी हैं। निमोटोडा है, निमोटोडा जानते हो ना? निमोटोडा कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है निमोटोडा क्या होता है? इधर देखो, हाँ, वो सबसे ऊपर ही आ रहा था। ये देखो इधर, अपन ने 11th क्लास में राउंड वर्म पढ़े हैं, और इन राउंड वर्म को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? निमोटोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखो, worm like animal found in the soil can affect the plant roots। ये निमेटोड्स होते हैं, और ये किसको अफेक्ट करते हैं? प्लांट की रूट्स को अफेक्टेड करते हैं। किसको अफेक्टेड करते हैं? प्लांट की रूट्स को। ठीक है, उन जड़ों को खराब करते हैं। तो ये निमेटोडा किसको खराब कर रहे हैं? देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे किसको खराब कर रहे हैं? टोबैको को खराब कर रहे हैं।
टोबैको मतलब तंबाकू का पौधा। तो ये निमोटोडा तंबाकू को पौधों को खराब कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं बार बार जीएम से की, है ना, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम लोग उस तंबाकू के प्लांट में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे निमोटोडा उनको खराब न कर पाए? तो भैया इसका आंसर है हाँ, हम लोग कर सकते हैं। अब कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग प्रोसेस समझो, है ना। आप लोगों को इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस को समझने से पहले मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूँ। देखो 2 मिनट के लिए मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ सेंट्रल डोग्मा। तो आप लोग शांति से बैठ के सेंट्रल डोग्मा पढ़ो पहले तो। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जैसे आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 स्टेप होती है। 3 स्टेप क्या क्या होती है? डीएनए के पास में डीएनए डीएनए प्रॉपर्टी से होती है। आरएनए। हाँ, डीएनए खुद को फिर से बना सकता है। तो डीएनए टू डीएनए क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है ना। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए है, ये आरएनए आपका एमआरएनए होता है। इस एमआरएनए से या आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन तो किसको बोल रहे हैं? डीएनए से आरएनए को बनने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का तब उपयोग करेंगे, डीएनए का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोगों को कोई भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। और अभी तक हम लोग जितने भी नए चीजें बनाई उन सब में इस्तेमाल किया, डीएनए का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आरएनए का यूज कर रहे हैं। तो आरएनए का यूज कर रहे हैं तो आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन समझो। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सेवरल निमेटेडा पैरासाइट, पैरासाइट मतलब दोज आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, है ना। तो सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट आर अ वाइड वेराइटी प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स। मतलब निमोटेडा प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो इसमें से एक निमोटेडा जिसका नाम है ना, उसका नाम क्या दे रखा है भैया? ये देखो यहाँ पे, हाँ, मेलो डीएनएम इनकॉग्निटा, है ना। एक इंसेक्ट है, एक निमोटेडा है जिसका नाम है मिलो डाइनिया। अरे यार क्या पढ़ने में थोड़ा सा नहीं आ रहा। मिलोडेनी इनकॉग्निटा। ये एक इंसेक्ट मतलब ये एक निमोटोडा है। और ये मिलोटोनी एक इनकॉग्निटा किसको खराब कर रहा है? टोबैको प्लांट को खराब कर रहा है। तो किसान बेचारे इससे क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। वो उसको टोबैको प्लांट को लगाते हैं और उसको रूट को ही खराब कर देता है। अगर आप सोच के देखो 2 मिनट के लिए, अगर रूट खराब हुई तो पूरा प्लांट ही खराब होगा। क्योंकि रूट क्या करती है? प्लांट को क्या सप्लाई करती है? वाटर एंड मिनरल सप्लाई करती है। तो हम लोगों को इस निमेटोडा से बचाना है। तो कैसे बचाते हैं? देखो इसने क्या लिखा है, अ नोवल स्ट्रेटजी वाज एडाप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन, है ना, विच आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। हम लोग इस प्रोसेस को आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्लांट को। तो आरएनए इंटरफेरेंस में दरअसल क्या किया जाता है? जो ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। This method involving silencing of specific mRNA due to complementary double-strand RNA molecule that bind and prevent translation to mRNA, है ना। The source of these complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements। पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने जो बोला आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको समझेंगे। निमोटोडा है और निमोटोडा क्या कर रहा है? प्लांट को खराब कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस निमोटोडा को के साथ में इसकी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे?
जैसे मेरी बात सुनो कि ये निमोटोडा प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, तो अफेक्ट करने के लिए कोई ना कोई केमिकल तो रिलीज कर रहा होगा ना इसकी बॉडी से, तब जाके हमारा प्लांट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब ये निमोटोडा अपनी बॉडी से कुछ प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाने के लिए इसको कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस करना पड़ेगी। ये भी मैंने आपको समझाया इधर, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। तो हम लोग जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में करेंगे। अब हम लोग क्या ट्रांसलेशन प्रोसेस में चेंज करेंगे कि जब ये निमोटोडा अपनी बॉडी में क्या बना रहा होगा, कोई प्रोटीन बना रहा होगा, जो प्रोटीन उस प्लांट को क्या कर रहा है, अफेक्टेड कर रहा है। तो जब ये उस प्रोटीन को बना रहा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के साथ में थोड़ी छेड़छाड़ कर देंगे, क्या कर देंगे। अब ध्यान देना कि जो क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है तब जाके क्या कर पाता है, प्रोटीन बना पाता है। अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो अब आप लोग इस डायग्राम को देखो जरा, थोड़ा सा इसको डाउनलोड होने दो। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपका इसको और एक बार उसमें डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखे तो ग्रुप से दिख जाएगा ये आपको। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो निमोटोडा है, इस निमोटोडा से कौन से प्लांट को बचाने का है अपने को, टोबैको प्लांट को बचाना है। तो भैया मेरा, आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ सेंट्रल डोग्मा में क्या डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो अपने को पहले डीएनए बता रखा है ग्रीन एंड रेड कलर का, इससे क्या बन गया, आरएनए बन गया। और इस आरएनए से क्या बनता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन। प्रोटीन बनने से पहले वो क्या होता है, अमीनो एसिड। दरअसल ये डायग्राम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे रखा है, ये तो आपको गारंटी है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको कोई थोड़ा सा सिंपल सा डायग्राम लेना पड़ेगा। हो सकता है ये वाला ले लो, ये ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये सब सबसे बढ़िया है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, डबल स्ट्रैंड डीएनए लिखा हुआ है, सॉरी आरएनए लिखा हुआ है। तो अगर आपने किसी भी आरएनए को डबल स्ट्रैंड कर देना तो दरअसल क्या होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो उस नेमोटोडा के द्वारा जो प्रोटीन सिक्रेट किया जा रहा है उस प्लांट को खराब करने के लिए, तो वो खराब करने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके आरएनए के साथ में क्या करवा देंगे, एक और आरएनए ऐड कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। और जैसे वो डबल स्ट्रैंड होगा उसका मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे वो रुकेगा वो प्लांट को अफेक्टेड ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। नहीं आया होगा। आया, हाँ ना, नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे को सामने आके बोलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। इधर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो टोबैको प्लांट है ना, उसमें एक एक निमोटेडा लगता है। उस निमोटेडा का नाम क्या है यहाँ पे, मेलोडोगाइनी, मेलोडोगाइनी इनकोग्निटा, ये नाम है उस निमोटोडा का। तो वो निमोटोडा क्या करता है,
जो क्रॉप होता है, मतलब जो टोबैको प्लांट होता है, उसकी रूट को क्या कर देता है, खराब कर देता है। खराब क्या कर देता है, वहां पे नोड्यूल बना देता है। नोड्यूल मतलब क्या होता है, गठाने बना देता है। और गठाने बनने से क्या हो जाता है, वो गठाने जाइलम फ्लोएम की एंट्री को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और जब जाइलम फ्लोएम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, तो उस टोबैको प्लांट का ग्रोथ या उस वो अपने आप में मान के चलो कि वो खराब हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो समझ में आ गई ना, है ना? अब आगे देखो, आगे वो क्या बोल रहा है कि ये जो निमोनिया है, ये निमोनिया क्या कर रहा है, प्लांट को खराब कर रहा है। तो खराब करने के बॉडी के अंदर चीज होगी जिसकी वजह से क्या होता होगा, खराब होता होगा। अब मान लो कि जो एड्स का वायरस है, वो हम लोगों को मार रहा है। तो मारने के लिए वो क्या करता है भैया, वो करता है एक, एड्स के वायरस में जो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो एड्स का वायरस होता है, एचआई वायरस, वो हमारी बॉडी के मैक्रोफेज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मैक्रोफेज मतलब जो एंटीबॉडी बनाने वाले चीजें होती है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। अब हमारी बॉडी क्या इस कंडीशन में क्या नहीं कर पाती है, एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो हम लोग मरते ही हैं। तो हम लोग उसको कुल कुल मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो निमोटेडा है, ये निमोटेडा क्या करता है, उस प्लांट को किसी केमिकल के थ्रू क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके अंदर नोड्यूल बना रहा है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब इसका आरएनए किसी प्रोटीन को बनाता है, तो उस आरएनए को हम लोग क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। बाइंड क्या कर देंगे, डबल स्ट्रैंड कर देंगे। तो जैसे वो डबल स्ट्रैंड होगा, वो प्रोटीन बनाना क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब उस आरएनए का से आगे होने वाला प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रुक जाएगा। अगर वो कंप्लीटली रुक जाएगा, तो उससे वो प्रोटीन नहीं बनेगा जो हार्म कर रहा है प्लांट्स को, है ना? और अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्लांट जो हार्म हो रहा है वो बच जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आया समझ में? अब भी नहीं आया? देखो मैं आपको एक कोशिश और करता हूँ। अगर कोई एनिमेटेड वीडियो मेरे को मिल जाता है, तो मैं आ इसको गया आ चला के गया तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। करनी है? सर, लेकिन वो डबल स्ट्रैंड कैसे करेंगे सर आरएनए को? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। इसको देखना। ये रहा आपका आरएनए इंटरफेरॉन्स। ठीक है। अरे आगे चलो रे। ये आरएनए बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। सबसे पहले तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आरएनए। ये आरएनए बनता है, ठीक है। अरे यार ये क्या है यार,
ये मुझे तो समझ में आ रहा है कि आरएनए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, बट इसको ये उस तरीके से बताना चाह रहा है अपने को। हाँ, यहाँ पे बता रहा है अपने को। देखना अभिषेक और जिसको भी, सब जितने भी क्लास में बच्चे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक सेलुलर एमआरएनए स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये सेलुलर एमआरएनए स्ट्रैंड क्या करता है बेटा, किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब अगर इसके खिलाफ हम लोग एक एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड लेके आ जाएं, तो ये एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, मतलब अब तुम लोग बोलोगे सर ये एंटीसेंस आरएनए कहाँ से हम लोग लेके आएंगे। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, इस एंटीसेंस आरएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वायरस से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आरएनए का किसके अंदर पाया जाता है, वायरस के अंदर पाया जाता है। तो उस वायरस से हम लोग इसको क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, है ना। अभी समझ में आ गया। इसको जंपिंग जीन भी बोला जाता है। तो इसको कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, वायरस से ऑब्टेन कर रहे हैं। उस वायरस से ऑब्टेन करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उस एमआरएनए के साथ में क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। तो जैसे आप लोग इसको उसके साथ में बाइंड करोगे, वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट हो जाएगा का मतलब यहाँ पे क्या है, वो अपनी वर्किंग प्रोसेस क्या कर आगे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। मतलब ये इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसकी एक सीक्वेंस जो है वो दूसरे सीक्वेंस के साथ में क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। उस प्रोसेस को बोला जाता है साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। आरएनए हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। तो वो आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। और अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो उससे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ये क्या बता रहा भाई, कुछ बताएगा, बता। अब भी समझ में नहीं आया क्या? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो परेशान मत हो, मैं आपको कल एक बार और बताऊंगा। कोई अच्छी चीज पहले से ढूंढ के और लेके आऊंगा, उससे बताऊंगा मैं। कोई एनिमेशन वीडियो लूंगा या नोट्स लूंगा या कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर मैं कल बताता हूँ आपको। कल कौन आ रहा है स्कूल, ये तो बता दो फिर जाना सबके सब। हेलो, विजयन भी नहीं आ रहा क्या?